हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट सीमा। मेरे यूट्यूब चैनल लॉ फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम पढ़ेंगे परिसीमा अधिनियम 1963। इसका हम पढ़ेंगे आज भाग 3। भाग 3 क्या है इसका? देखिए, मर्यादा काल की संगणना, कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जो कि है धारा 12 से 24 है। ये इनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, एक है धारा 12 से 15। धारा 12 से 15 के जो प्रावधान है वो क्या बात करते हैं? वो करते हैं कार्यवाही चलाने के लिए जो निर्धारित समयावधि है उसमें कुछ समय के एक्सक्लूड करने की, यानी उसके अपवर्जन संबंधी नियम हैं इसमें। और जो धारा 16 से 24 है उसके प्रावधान है जो ये लिमिटेशन पीरियड है, यानी समयावधि की गणना करने में कुछ घटनाओं के प्रभाव से संबंधित है। धारा 16 से 24 के प्रावधान। धारा 12 क्या कहती है? धारा 12 कहती है विधिक कार्यवाहियों में समय का अपवर्जन। देखिए, बैरक की लैंग्वेज क्या है इसमें? देखिए, धारा 12 का क्लोज 1 क्या कहता है? किसी वाद, अपील या आवेदन, यानी तीनों पर लागू है, वाद पर भी, अपील पर भी और आवेदन पर भी। तो किसी वाद, अपील या आवेदन के परिसीमा काल की संगणना करने में वह दिन अपवर्जित कर दिया जाएगा जिससे ऐसे परिसीमा काल की गणना की जानी है। यानी जिस दिन से लिमिटेशन पीरियड को काउंट किया जाना है वह दिन उसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। देखिए, हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ए और बी नामक दो व्यक्ति हैं। उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, उसका ब्रीच किया। तो उन्होंने जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तब उनमें कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। मान लीजिए उनका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ 25/1/2020 को, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो लिमिटेशन पीरियड है वो है 3 इयर्स। तो ये 25/1/2020 को इनका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, तो कब से संगणन होगा? 26/1/2020 से। तो वो दिन एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जिस दिन से लिमिटेशन पीरियड की काउंटिंग की जानी है। देखिए, अब इसका क्लोज 2 क्या कहता है? क्लोज 2 कहता है किसी अपील के लिए अथवा आवेदन के लिए जो अपील की इजाज़त के लिए या पुनरीक्षण के लिए या किसी निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए हो। क्या 3 बातें हैं? देखिए, इसमें अपील के लिए आवेदन, अपील की इजाज़त के लिए या पुनरीक्षण के लिए या पुनर्विलोकन के लिए, यानी अपील की परमिशन, रिवीजन, रिव्यू, इन सब के लिए परिसीमा काल की संगणना करने में वह दिन जिस दिन परिवादित निर्णय सुनाया गया था तथा उस डिक्री, दंडादेश या आदेश, 3 बातें हैं, डिक्री, दंडादेश या आदेश, कि जिसकी अपील की गई है या जिसका पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन है, प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा। देखिए, क्या है? अपील के लिए आवेदन है या अपील की इजाज़त के लिए या पुनरीक्षण के लिए या पुनर्विलोकन के लिए, और किसके विरुद्ध? डिक्री, दंडादेश या आदेश, है ना। तो इनकी जो प्रतिलिपि, इनकी कॉपी लेने में लिए उनको जो समय लगेगा उसको अपवर्जित कर दिया जाएगा। देखिए, जैसे जजमेंट प्रोनाउंस हुआ, फिर उसका रिव्यू, रिवीजन और अपील ने अपील, रिव्यू, रिवीजन की कॉपी प्राप्त करने में जो समय लगा वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। मान ली इनको जजमेंट सुनाया गया 20/1/2020 को, और इसकी जो कॉपी है वो उन्हें लेने में लग गए 10 दिन, यानी 30/1/2020 तक उनको कॉपी मिली। तो उनका जो लिमिटेशन पीरियड है वो 30/1/2020 के बाद से चालू होगा। 31/1/2020 से उनकी लिमिटेशन चालू होगी, कहती है धारा 12 का क्लोज 2। देखिए, इसका क्लोज 3 क्या कहता है? जहाँ की किसी डिक्री या आदेश की अपील की जाती है या उसका पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन इप्सित है, या जहाँ की किसी डिक्री या आदेश की अपील की इजाज़त के लिए आवेदन किया जाता है,
वहाँ उस निर्णय की प्रतिलिपि अभी प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय भी अपवर्जित कर दिया जाएगा। देखिए धारा 12 का जो क्लोज 3 है, इसमें डिक्री या आदेश दो ही शब्द यूज किए गए, इसमें दंडादेश शब्द का यूज नहीं किया गया है। ये धारा 12 के क्लोज 2 और 3 में डिफरेंस है। तो धारा 12 का जो क्लोज 2 है वो वाइड है और जो क्लोज 3 है उससे थोड़ा नैरो है। तो इनकी जो कॉपी लेने में जो समय लगेगा वो पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, यानी अपवर्जित कर दिया जाएगा। है इसका क्लोज 3। क्लोज 4 क्या कहता है, देखिए किसी पंचाट के अपास्त किए जाने के लिए आवेदन के परिसीमा काल की संगणना करने में पंचाट की प्रतिलिपि अभी प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा। क्लोज 4 इसका पंचाट यानी उसको सेट असाइड करने की बात करता है। जैसे अवार्ड है वो दिया गया 25/1/2020 को, और इसको जो सेट असाइड करवाने का जो लिमिटेशन पीरियड है वो 30 डेज है, और उसको है ना, तो 30 डेज है, तो ये इसकी होगी फिर 5/2/2020 तक इसका लिमिटेशन पीरियड रहेगा। उसकी सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करने में लग गए मान लीजिए 10 दिन, तो वो 10 दिन क्या है, वो 10 दिन एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। इसका एक स्पष्टीकरण भी है, देखिए स्पष्टीकरण क्या है, किसी डिक्री या आदेश की प्रतिलिपि अभी प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय की इस धारा के अधीन संगणना करने में वह समय अपवर्जित नहीं किया जाएगा। नेगेटिव बात करता है। देखिए जो न्यायालय ने उस डिक्री या आदेश की प्रतिलिपि के लिए आवेदन किए जाने से पूर्व डिक्री या आदेश को तैयार करने में लगाया हो, यानी न्यायालय ने डिक्री या आदेश की प्रतिलिपि तैयार करने में आवेदन किए जाने से पहले जो समय लगा था उसे अपवर्जित नहीं किया जाएगा। ये कहता है धारा 12 का स्पष्टीकरण। देखिए इसमें केस लो, देखिए धारा 12 में बाल मुकुंद बनाम लाजवंती AIR 1975 SC 1089, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसमें कहा कि यदि डिक्री तैयार करने में कोई देरी अपीलकर्ता की चूक से या उसकी नेग्लिजेंस का परिणाम है तो उस अवधि को अपवर्जित नहीं किया जाएगा। देखिए इसका एक और केस लो देखते हैं हम। इकोन अंतरी लिमिटेड बनाम राम इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य AIR 2013 SC 2548, इस बात में धारा 12 की प्रयोज्यता को बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जो परिसीमा अधिनियम की धारा 12 है वो पराक्रम में लिखित अधिनियम के अधीन जो लिमिटेशन हो उसकी संगणना करने के लिए लागू नहीं होगी। धारा 12 को NI एक्ट के पे लागू नहीं किया जाएगा, उस पर लागू नहीं होती है धारा 12 NI एक्ट पे। ये कहता है इकोन अंतरी लिमिटेड बनाम इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य, ये केस कहता है ये बात कि फ्रेंड्स ये थी धारा 12। इसमें 4 क्लोज थे। पहला क्लोज संगणना करने वाले दिन को अपवर्जित करने की बात करता है। दूसरा वाला डिक्री आदेश या दंडादेश के लिए जो कॉपी प्राप्त करने में समय लगेगा उसके अपवर्जन की बात करता है। क्लोज 3 डिक्री या आदेश की कॉपी प्राप्त करने में लगे समय का, और क्लोज 4 अवार्ड को पास कराने के लिए जो प्रतिलिपि अभी प्राप्त करने में जो समय लगा उसके अपवर्जन की बात करता है, और इसका स्पष्टीकरण क्या अपवर्जित नहीं किया जाएगा उसकी बात करता है। और इसमें 2 केस लो डिस्कस किए हैं हमने। तो धारा 13 क्या है, धारा 13 किसके बारे में बात करती है, धारा 13 एक किंचन यानी पॉपर यानी गरीब व्यक्ति के बारे में बात करती है। गरीब व्यक्ति कौन है, जो कि अपने सूट के कोर्ट फीस जमा नहीं करवा सकता, वो गरीब व्यक्ति है। और CPC के ऑर्डर 33 में किंचन के बारे में है, और ऑर्डर 44 में इसकी अपील के बारे में प्रावधान है। तो हम पढ़ते हैं अब धारा 13। देखिए बैरक की लैंग्वेज क्या कहती है,
उन दशाओं में समय का अपवर्जन जहाँ की अकिंचन के रूप में वाद लाने या अपील करने की इजाज़त के लिए आवेदन किया गया हो, जहाँ की अकिंचन के रूप में वाद या अपील करने की इजाज़त के लिए आवेदन किया गया हो और वह प्रतिक्षेपित हो गया हो, वहाँ उस वाद अथवा अपील के लिए विहित परिसीमा काल की संगणना में उतना समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जितने समय के दौरान आवेदक इस इजाज़त के लिए अपना आवेदन सद्भावपूर्वक अभियोजित करता रहा हो, तथा ऐसे वाद या अपील के लिए विहित न्यायालय फीस दे दी जाने पर न्यायालय उस वाद या अपील को वही बल और प्रभाव रखने वाली मानकर बरतेगा मानो न्यायालय फीस प्रारंभ में ही दे दी गई हो। एक ये क्या कहती है धारा 13 कि पहली बात तो ये अकिंचन के बारे में बात करती है, दूसरी बात ये वाद या अपील के पर लागू होती है, यह आवेदन पर लागू नहीं होती है। तीसरी बात कि इसमें अपील और वाद या अपील जो की गई है अकिंचन द्वारा अकिंचन की इजाज़त के लिए कोर्ट में, वो सद्भावपूर्वक की गई होनी चाहिए। कैसे की गई होनी चाहिए? सद्भावपूर्वक की गई होनी चाहिए। देखिए, आवेदक द्वारा अकिंचन के रूप में वाद या अपील प्रस्तुत करने के लिए आवेदन दिया हो और ऐसा आवेदन न्यायालय द्वारा अस्वीकृत हो गया हो, तब किस दशा में? अस्वीकृत होने की दशा में, तब वाद या अपील करने के आवेदन की तिथि तथा उसके अस्वीकृत किए जाने के बीच के समय को अपवर्जित किया जाएगा। कौन से समय को अपवर्जित किया जाएगा? आवेदन न्यायालय द्वारा आवेदन अस्वीकृत हो गया हो तो जो अपील या आवेदन करने की तिथि से उसे जो अस्वीकृत करने के बीच का जो समय है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। और ये जो अनुमति के लिए जो आवेदन प्रस्तुत करने में आवेदक को कैसे आवेदन करना चाहिए? सद्भावनापूर्वक, बोनाफाइड, जिसको सद्भावनापूर्वक को इसमें परिसीमा अधिनियम की धारा 2H में परिभाषित किया गया है। और एक बात और है इसमें कि देखिए, हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है कि मान लीजिए 6/1/2020 को, यानी 6 जनवरी 2020 को एप्लीकेशन सूट फाइल किया, अकिंचन की इजाज़त के लिए सूट फाइल किया और फिर कोर्ट ने उसमें 6/2/2020 को उसको रिजेक्ट कर दिया, यानी 6 फरवरी 2020 को। तो कितने 30 दिन का जो बीच का समय रहा उसको कोर्ट अपवर्जित कर देगा। जैसे मान लीजिए कोई वाद है, उसकी का लिमिटेशन पीरियड है 3 इयर्स, तो उस 3 इयर्स में से ये जो 30 डेज हैं ये एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। पर कब किए जाएंगे? जब वो गुड फेथ में किया गया हो। फिर देखिए दूसरी बात क्या कहते हैं ये, विहित न्यायालय फीस दे दी जाने पर न्यायालय उस वाद या अपील को वही बल और प्रभाव रखने वाली मानकर बरतेगा मानो न्यायालय फीस प्रारंभ में ही दे दी गई हो। मान लीजिए जब उसने कोर्ट ने आवेदन को रिजेक्ट किया और फिर कोर्ट फीस जमा करवा कि वो नहीं है किंचन, तो फिर न्यायालय ने कोर्ट फीस जमा करवाने के लिए 15 डेज का टाइम दिया। तो उस 15 डेज में अगर वो फीस जमा करवा देता है तो ये माना जाएगा कि उसने जब अकिंचन की इजाज़त के लिए आवेदन या अपील लगाया तभी उसने कोर्ट फीस जमा कर दी थी। वो वही बल और प्रभाव रखेगी कि मानो उसने सर्वप्रथम ही कोर्ट फीस का भुगतान कर दिया था। तो ये थी हमारी धारा 13, जो कि देखिए हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि ये अकिंचन के बारे में बात करती है। ये वाद या अपील पर लागू होती है और अकिंचन की इजाज़त के लिए जो आवेदन लगाया जाएगा सद्भावनापूर्वक लगाया जाएगा। और अब जब कोर्ट फीस जमा करवा दी जाती है कोर्ट द्वारा निर्धारित समय के भीतर अकिंचन नहीं होने पर, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने सर्वप्रथम ही कोर्ट फीस जमा करवा दी थी। धारा 13। धारा 14 देखिए, धारा 14 क्या है? धारा 14 कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करती है कि किसी व्यक्ति ने अगर सद्भावनापूर्वक यानी गुड फेथ में किसी जुरिस्डिक्शन वाले न्यायालय से भिन्न न्यायालय में के सूट फाइल कर दिया, तो उसमें जो लिमिटेशन पीरियड जो लगा
उसके अपवर्जन की बात करती है धारा 14। देखिए धारा 14 क्या कहती है। धारा 14 कहती है, और ये जो धारा 14 है ये धारा 9 का अपवाद है, और धारा 14 वाद और आवेदन पर लागू होती है, अपील पर लागू नहीं होती है। इसके बैर की लैंग्वेज पढ़ते हैं। बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही में लगे समय का अपवर्जन। क्लोज 1 क्या कहता है, देखिए, किसी वाद की परिसीमा काल की संगणना में उतना समय जितने समय के दौरान वादी चाहे प्रथम बार के चाहे अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में प्रतिवादी के विरुद्ध अन्य सिविल कार्यवाही सम्यक तत्परता से के अभियोजित करता रहा है, अपवर्जित कर दिया जाएगा, जहाँ की वह कार्यवाही उसी विवादक विषय से संबंधित हो और सद्भावपूर्वक किसी ऐसे न्यायालय में अभियोजित की गई हो जो अधिकारिता की त्रुटि या वैसी ही प्रकृति के अन्य हेतुक से उसे ग्रहण करने में समर्थ हो। देखिए क्या कहती है धारा 14, कहती है कि जो क्षेत्राधिकार न रखने वाले न्यायालय में सद्भावपूर्वक कार्यवाही में लगे समय का अपवर्जन से संबंधित नियम बताती है धारा 14। ये धारा ऐसे व्यक्ति को मर्यादारोध के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करती है जो सद्भावपूर्वक विहित जो क्षेत्राधिकार है उनका वाले न्यायालय से भिन्न किसी ऐसे न्यायालय में कार्यवाही करता है जो कि क्षेत्राधिकार के दोष के कारण या ऐसे ही अन्य कारण से कार्यवाही को ग्रहण करने में असमर्थ रहा हो, तो फिर जो समयावधि की जो गणना करेंगे लिमिटेशन पीरियड की, उसमें वो जो समय है उसको अपवर्जित कर दिया जाएगा। और ये जो क्लोज 1 है इसका ये वाद से संबंधित है। देखिए इसमें इसके क्लोज 1 को पढ़ने से क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं कि जो वादी है वो कोई दीवानी कार्यवाही प्रतिवादी के विरुद्ध उचित समय से अभियोजित कर रहा था, और वह कार्यवाही चाहे से प्रथम न्यायालय के समक्ष रही हो या अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष रही हो, और जो वाद है वो एक ही विवादग्रस्त विषय से संबंधित होना चाहिए, है ना। और फिर और क्या बात आती है, देखिए कि जो वादी है उसके द्वारा गलत न्यायालय में की गई कार्यवाही सद्भावपूर्वक और उचित तत्परता से युक्त होनी चाहिए, है ना। और क्या सद्भावपूर्वक और सम्यक तत्परता से युक्त हो। और जो पहले वाला न्यायालय है वो संबंधित जो कार्यवाही उसने की, उसमें सूट फाइल किया, उसको एक्सेप्ट करने में असमर्थ रहा हो। उसकी असमर्थताएं क्या रही हो, देखिए, क्षेत्राधिकार के दोष के कारण या उसी प्रकार के किसी अन्य कारण से। जैसे अन्य प्रकार के कोई कारण कैसे हुए, या तो जैसे मिसजॉइंडर ऑफ सूट्स या मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज, मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, ऐसे कुछ अन्य उसकी वो जो असमर्थताएं हैं उनके कारण उसको ग्रहण करने में असमर्थ रहा हो। ये कहता है इसका क्लोज 1। इसका जो क्लोज 2 है, क्लोज 2 क्या कहता है, किसी आवेदन के परिसीमा काल की संगणना में उतना समय जितने के दौरान देखिए हम इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ए नामक वादी है, ए नामक व्यक्ति है जो कि वादी है, बी नामक व्यक्ति है जो कि प्रतिवादी है। तो उसने ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया, और उसमें जो लिमिटेशन पीरियड है उनका वो है 3 इयर्स, और उसने सम्यक सद्भाव से और सम्यक तत्परता से सूट फाइल किया। फिर उसे पता चला ये जो उसका 3 साल का लिमिटेशन पीरियड था उसी के पूरे के समाप्त होने के बाद में उसको पता चला कि इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है, तो उसे वो जो 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है वो नया लिमिटेशन पीरियड मिल जाएगा पूरा। ये देखिए धारा 14 का क्लोज 2। धारा 14 का क्लोज 2 क्या कहता है, किसी आवेदन के परिसीमा काल की संगणना में उतना समय
जीतने के दौरान वादी चाहे प्रथम बार की अपील चाहे पुनरीक्षण न्यायालय में उसी पक्षकार के विरुद्ध उसी अनुतोष के लिए अन्य सिविल कार्यवाही सम्यक तत्परता से अभियोजित करता रहा है, अपवर्जित कर दिया जाएगा। जहाँ की कार्यवाही सद्भावपूर्वक किसी ऐसे न्यायालय में अभियोजित की गई हो जो अधिकारिता की त्रुटि या वैसी ही प्रकृति के अन्य हेतुक से ग्रहण करने में असमर्थ हो। एक ये जो क्लोज 1 कहता है वही क्लोज 2 है। क्लोज 2 है इसका जो आवेदन की बात करता है, क्लोज 1 वाद की बात करता था। इसमें भी वही है कि उसने प्रथम न्यायालय के समक्ष में या अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष में किया हो, या आवेदन है वो आवेदन पूर्ण वाद या आवेदन एक ही विवादग्रस्त विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। और इसमें एक दूसरी बात और है अनुतोष की। क्लोज 2 में एक अनुतोष की असमर्थता को और बताया गया है कि उसे पक्षकार के विरुद्ध उसी अनुतोष के लिए अन्य सिविल कार्यवाही में सम्यक तत्परता से अभियोजित किया हो। और जो पहले वाला न्यायालय है उसमें को ग्रहण करने में असमर्थ रहा, क्षेत्राधिकार के दोष के कारण या अनुतोष के का क्षेत्राधिकार उसको नहीं रहा हो कि कितना अनुतोष वह प्रदान कर सकता है जैसे, या उसी प्रकार के किसी अन्य कारण से, वो मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज, मिस जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, इन सब असमर्थताओं के कारण वो इसे ग्रहण करने में असमर्थ हो। इसे भी हम इसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। और जो पहले वाला एग्जाम्पल था वाद के लिए, उसी से इसका क्लोज 3 क्या कहता है। देखिए क्लोज 3 कहता है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 23 के नियम 2 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा 1 के उपबंध उस आदेश के नियम 1 के अधीन न्यायालय द्वारा दी गई अनुज्ञा के आधार पर संस्थित नए वाद के संबंध में लागू होंगे। जहाँ की ऐसी अनुज्ञा इस आधार पर दी गई है कि अधिकारिता में त्रुटियां वैसी प्रकृति के अन्य हेतुक से पहले वाद का असफल होना अवश्यम भावी है। देखिए क्या कहता है क्लोज 3 इसका, सिविल प्रक्रिया संहिता का जो आदेश 23 नियम 2 है उसकी बात करता है। देखिए आदेश 23 नियम 2 क्या है, सीपीसी का वादों का प्रत्याहरण और समायोजन है, विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट्स की बात करता है। ये कहता है इसमें क्या है ऑर्डर 23 में कि जैसे एक ए नामक व्यक्ति है, उसने बी के विरुद्ध सूट फाइल किया, 3 इयर्स की उसकी लिमिटेशन पीरियड है। अब उसने क्या किया कि उसका विड्रॉल कर लिया उसे 1 साल के बाद में, 1 साल के बाद में उसने उसे विड्रॉल कर लिया। तो फिर जो 2 साल का जो लिमिटेशन पीरियड बचा हुआ है, तो अगर वो दोबारा से फिर से वाद को फाइल करता है तो उसे उस लिमिटेशन पीरियड का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, उसे वो ही 2 वर्ष मिलेंगे। लेकिन जो इसका धारा 14 लिमिटेशन एक्ट का जो क्लोज 1 है वो ये कहता है कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो 23 ऑर्डर 23 के रूल 2 में जो बात कही गई है उसका लिमिटेशन एक्ट के में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर उसने मान लीजिए लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि इसका धारा 14 का क्लोज 1 ये कहता है कि यहाँ पे अगर उसने 3 साल बाद विड्रॉल 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है, 1 साल बाद विड्रॉल कर लिया मान लिया उसने, तो उसे जब वो दोबारा से सूट फाइल करेगा तो वही 3 साल मिलेंगे। सीपीसी के ऑर्डर 23 रूल 2 वाला नियम यहाँ पे लागू नहीं होगा, ये कहता है इसका क्लोज 3। देखिए इसका स्पष्टीकरण भी है एक, इस धारा के प्रयोजन के लिए उस समय का अपवर्जन करने में जिसके दौरान कोई पूर्ववर्ती सिविल कार्यवाही लंबित थी, वह दिन जिस दिन वह कार्यवाही संस्थित की गई और वह दिन जिस दिन उसका अंत हुआ दोनों गिने जाएंगे। यहाँ पे उस समय के अपवर्जन में की बात की गई है कि जिसके दौरान कोई पूर्ववर्ती सिविल कार्यवाही लंबित थी,
तो जिस दिन वह कार्यवाही संस्थित की गई थी और जिस दिन उसका अंत हुआ था, दोनों समय को अपवर्जन में गिना जाएगा। ख क्या कहता है इसका, कोई वादी या आवेदक जो किसी अपील का प्रतिरोध कर रहा है, कोई वादी आवेदक है जो कि किसी अपील का प्रतिरोध कर रहा है, वह कार्यवाही का अभियोजन करता हुआ ही समझा जाएगा। इसका ग क्या कहता है, पक्षकारों के या वाद हेतुकों के कुछ संयोजन की अधिकारिता में त्रुटि जैसी प्रकृति का हेतुक समझा जाएगा। ये देखिए इसमें ये बात कही गई है क्लोज 1 और 2 में कि जो पक्षकारों के बीच जो वाद हेतुकों के कुछ संयोजन की अधिकारिता से जो संबंधित त्रुटि है उसे हेतुक समझा जाएगा। ये देखिए इसमें क्लोज 1 और 2 में जो ये बात कही गई है कि उसी प्रकार के किसी अन्य कारण से, उसमें ये वाद हेतुकों का कुछ संयोजन और पार्टीज का कुछ संयोजन ये आएंगे। तो ये थी फ्रेंड्स धारा 14। इसकी मैंने इसे पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की एग्जाम्पल के साथ। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, हम और डिस्कशन कर लेंगे। आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप और भी लोग इसे देख सकें और इसका बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की धाराओं के साथ। थैंक यू।